गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12th में चैप्टर सॉल्यूशन है। तो बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है जो मैंने फ्रेम किया है और आप इसको एक बार चेक करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन है और इसको हम कैसे सॉल्यूशन दें। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है ए केमिस्ट्री टीचर प्रोवाइड अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विद 5 डिफरेंट सॉल्यूशन। 5 अलग अलग तरह के सॉल्यूशन बनाए गए हैं बाय मिक्सिंग अ मोल ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट विद स्पेसिफाइड सॉल्वेंट। मतलब क्या किया गया कि 1 मोल हर सब्सटेंस का सॉल्यूट का एक स्पेसिफाइड सॉल्वेंट में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया गया है। तो ज़रा देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। पहला जो ग्रुप है स्टूडेंट का, उसमें सॉल्यूशन 1 जो नाम दिया गया और उसमें 1 मोल ग्लूकोज है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है। दूसरा जो ग्रुप है सॉल्यूशन सेकंड जो बनाया गया, उन ग्रुप में 1 मोल ही है, अमाउंट सेम है 1 मोल में, लेकिन यूरिया है और वो 1 लीटर वाटर में है। यहाँ पर भी वाटर है सॉल्वेंट, यहाँ पर भी वाटर है सॉल्वेंट, यहाँ ग्लूकोज है, यहाँ यूरिया है। सेकंड हमारा जो ग्रुप है इस ग्रुप के स्टूडेंट को सॉल्यूशन 3 दिया गया। यहाँ देखना क्या है, 1 मोल एसिटिक एसिड है 1 लीटर वाटर में, और इसमें सॉल्यूशन 4 जो बनाया गया है वो 1 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ वाटर में। ग्रुप 3 में इस तरीके से सॉल्यूशन 5 जो बनाया गया ग्रुप 3 में है वो 1 मोल एसिटिक एसिड है 1 लीटर बेंजीन में। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या सॉल्यूट है और किस में मिलाया गया है। तो ग्रुप 3 वाले स्टूडेंट्स जो जिनका ग्रुप है उनको सॉल्यूशन 5 दिया गया और उसमें एसिटिक एसिड 1 लीटर बेंजीन में है। ग्रुप 2 में सॉल्यूशन 3 और सॉल्यूशन 4 हैं। सॉल्यूशन 3 में एसिटिक एसिड है 1 लीटर वाटर में, सॉल्यूशन 4 में NaCl है 1 लीटर वाटर में। ग्रुप 1 में जो दिया गया इसमें सॉल्यूशन 1 और 2 को दिखाया गया, ग्लूकोज है 1 लीटर वाटर में और यहाँ पर आपका 1 मोल यूरिया है 1 लीटर वाटर में। तो इस तरीके से यहाँ पर इतने तरह के सॉल्यूशन बनाए गए हैं। तो अब आपको करना क्या है, इसमें देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि इन सभी सॉल्यूशन को देखते हुए आपको करना क्या है, एनालाइजिंग द सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मतलब करना क्या आपको ये करना है कि जो सॉल्यूशन बनाए गए उनको अच्छे से आपको पढ़ना है और इन सारी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इन सभी सॉल्यूशन को एनालाइज करना है। क्या क्या देखना है इसमें, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में हमारे जो पहली आपके दिया गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब आपको देखना है कि इन सभी सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट में क्या एलिवेशन हो रहा होगा, क्या सब में बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन सेम आ रहा होगा। एलिवेशन का मतलब ये हुआ कि जब वाटर में डिजॉल्व करोगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, तो जब उसमें सॉल्यूट मिलाओगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसी को आप बोल रहे हो एलिवेशन। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कंपैरिजन करना है इन सभी सॉल्यूशन का जितने आपको दिखाया था एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। दूसरा पॉइंट हमें इसी सॉल्यूशन जितने बने हैं इनमें और हमें देखना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पर भी आपको एनालाइज करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, सबको पता है पानी को अगर हम ठंडा करते हैं फ्रीज करते हैं तो 0 डिग्री पर पानी जो है फ्रीज कर जाता है, लेकिन जब इसमें सॉल्यूट आप मिला दोगे तो अब वो सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन बनने के बाद अब आपको देखना है कि उसके फ्रीजिंग पॉइंट, अब उस सॉल्यूशन को जब आप फ्रीज करोगे तो वो 0 पर फ्रीज नहीं होगा, 0 से भी और ठंडा करना पड़ेगा तब फ्रीज होगा। तो जितना 0 से नीचे जा रहा है उसका अब फ्रीजिंग कंडीशन, उसी को आप कहते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ, ये इसको भी आपको कंपेयर करना है। तीसरा पॉइंट आपका कंपेयर जो करना है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को बेसिस पे आपको देखना है कि उन सभी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ऐसे कुछ समझ सकते हैं कि आपने पानी में सॉल्यूट मिला दिया तो अब उसमें एक्चुअल में किसी दूसरे सॉल्वेंट के साथ अगर आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साथ सेपरेट करोगे तो वो उसके अंदर जो है सॉल्वेंट आना चाहेगा और उसको रोकने के लिए आप जितना प्रेशर लगाओगे वही एक तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। एक तो ये देखना है। चौथा पॉइंट हमें जो है रिलेट करना है या एक तरीके से देखा जाए कंपेयर करना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये वाला पॉइंट समझो क्या है,
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब हुआ कि अभी जैसे समझिए वाटर है, वाटर का एक नॉर्मल टेम्परेचर पर मान लीजिए 0 डिग्री पर उसका कुछ अपना वेपर बनता है, तो उसका कुछ वेपर का प्रेशर होगा। जब आप उसमें अलग अलग तरह के सॉल्यूट मिलाओगे तो उसके वेपर प्रेशर में चेंजेज आते हैं, मतलब सॉल्यूशन में जो वेपर बन रहा होगा वो वेपर पहले के रिस्पेक्ट में कम बनेगा। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि हमें रिलेटिव लोअरिंग देखना है, मतलब कितना वेपर प्रेशर में चेंज हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियल वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको चेक करना है, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद के कौन कौन से और पॉइंट है जो है आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, वो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें चेक करना है, कि मतलब अगला हमें पॉइंट देखना है कि उनमें अगर इलेक्ट्रिसिटी अब हम पास करेंगे तो क्या सब में एक ही जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, क्या अलग अलग टाइप से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, उन सभी का बॉइलिंग पॉइंट अब क्या होगा, मतलब अलग अलग जो हमने ग्रुप बनाए हुए हैं सॉल्यूशन के, इन सभी के सॉल्यूट मिलाने के बाद इनके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट आएगा, किस टाइप से होगा, और फिर हमें देखना है इनके फ्रीजिंग पॉइंट को। तो इतने पॉइंट हैं जो आपके बोल्ड लाइन में लिखे हुए हैं, बोल्ड लेटर में। हमें इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है, कंपेयर करना है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अगर आप ये वाली बातें अच्छे से क्लियर करके डिस्कस कर ले रहे हो, समझ जा रहे हो, तो आपको नो डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड विच इज़ नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कौन सी चीज़ें इसमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, कौन सी नहीं है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखना इसमें हमें क्या क्या देखना है। एक तो है बॉइलिंग पॉइंट, ये वाली पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट, और एक है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। इन दोनों को आपने अपनी क्लास में जब पढ़े होंगे तो 12th में, तो इनको नहीं कंसीडर किया जाता। और एक ये भी है, इसको भी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इन तीनों को छोड़ करके ऊपर के जो तीनों पॉइंट हैं, जैसे इसमें से एक हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक हो गया, दूसरा हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और तीसरा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, चौथा हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इतने को हम कहते हैं ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। और नीचे के जो तीन हैं ये मैंने इसीलिए डाला है कि इससे क्लियर हो जाए आपको कि ये कैसे पता चलेगा कि ये कोलिगेटिव नहीं होती, वो होती हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, क्या क्या इसका सही सॉल्यूशन हो सकता है, किस में क्या सिमिलरिटी आएगी, क्या नहीं आएगी। तो आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या बना है, आपसे बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आज की डेट का जो NEP 2020 में आपका आया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कम्पिटेटिव बेस्ड होंगे, मीन्स कम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, तो उसी रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसी से मिलता जुलता है। तो यहाँ देखेंगे बेस्ड ऑफ द प्रॉपर्टीज लिस्टेड, तो ये सारी प्रॉपर्टी जो लिस्टेड हैं अब मैंने लिखा है, उनके बेसिस पर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टीज आर सेम इन ग्रुप 1। जो हमने फर्स्ट ग्रुप बनाया है उनमें उन्हीं प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है कि किसमें वो सारी सेम होंगी। जस्टिफाई योर आंसर, तो 2 मार्क्स में एक तरीके से हो गया कि एक आपका जस्टिफिकेशन हो जाएगा, एक आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो जरा चेक करते हैं कि ग्रुप 1 में चलते हैं कि हमारा ग्रुप 1 क्या है और उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेम होंगी। चलिए देखते हैं हमारा ग्रुप 1 ये हमारा ग्रुप 1 सॉल्यूशन है। अब इस ग्रुप 1 सॉल्यूशन में हमारे पास 2 तरह के सॉल्यूशन बनाएंगे, एक सॉल्यूशन 1 है, एक सॉल्यूशन I1 और ये 2। इसमें 1 मोल ग्लूकोज है 1 लीटर वाटर में, यहाँ 1 मोल यूरिया है 1 लीटर वाटर में। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक डायग्राम अगर बना के देखूँ, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर आप समझिए कि 2 कंटेनर हमारे पास हैं, ठीक है। इसमें हमने 1 लीटर वाटर रखा है, यहाँ पर भी 1 लीटर वाटर है। अब इस 1 लीटर वाटर में क्या किया गया, इन्होंने एक में मिला दिया ग्लूकोज, सपोज दैट यहाँ पर ग्लूकोज मिला दिया 1 मोल, और इस वाले में यूरिया मिला दिया 1 मोल यूरिया, यहाँ 1 मोल ग्लूकोज है, ठीक। तो अब क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट हमें पांचों हमारे याद हैं, एक तो जितने हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले पॉइंट है, और इसके बाद हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, और हमें क्या देखना है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। पहला पॉइंट हमें देखना है कि क्या सेम होगा। फर्स्ट पॉइंट में हम अगर देखें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने दिया था
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो देखना क्या होगा कि 1 मोल ग्लूकोज 1 मोल यूरिया सेम अमाउंट है, सेम वाटर में है, तो इसमें पहला प्रॉपर्टी जो फर्स्ट होगी, मतलब दोनों के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल सेम होंगे। मतलब फर्स्ट कंडीशन में अगर हम बात करें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों में सेम आएगा, सेम होगा, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आएगा। भले ही दोनों अलग अलग कंपोनेंट हैं, ये ग्लूकोज अलग टाइप का सब्सटेंस है सॉल्यूट है, यूरिया अलग टाइप का सब्सटेंस सॉल्यूट है, लेकिन इनमें देखा गया कि 1 लीटर पानी में 1 लीटर दोनों के पानी में है, यहाँ पर वाटर दोनों है, इधर भी वाटर ही है, एक में आपने ग्लूकोज मिलाया एक में यूरिया मिलाया, मोल सेम अगर है तो यहाँ पर क्या हुआ, भले ही अलग अलग हैं लेकिन इनमें जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इसका मतलब मान लीजिए इसका वाटर 0 डिग्री है, यहाँ पर इसका इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, यहाँ पर भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है वाटर कंडीशन में, लेकिन जैसे ही ग्लूकोज इसमें मिलाओगे 1 मोल, तो जितना बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होगा, इधर यूरिया मिलाओगे तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होगा दोनों में सेम आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट दिख रहा है वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि ग्लूकोज मिला रहे हो या यूरिया मिला रहे हो, ठीक है, ये इनके मतलब टाइप पर डिपेंड नहीं करता कि ये किस तरीके के हैं, सेम टाइप के हैं अलग अलग टाइप के हैं, कुछ अलग बातों पर डिपेंड करता है। वो बात क्या है जरा समझिए। ग्लूकोज को अगर आप इस वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ब्रेक नहीं होगा, 1 मोल ग्लूकोज है तो 1 मोल ही ग्लूकोज रहेगा। यूरिया में अगर आप पानी में यूरिया 1 मोल मिला रहे हो तो यूरिया भी ब्रेक नहीं होने वाली है, वो भी आयोनाइज नहीं होगी वाटर से, ना तो किसी तरीके का कोई इंटरेक्शन होगा, ना वाटर के अंदर ब्रेक होगी, बस डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहां पर भी नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या सेम है, ग्लूकोज की भी यूरिया की भी, 1 लीटर वाटर है, तो इस वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, दोनों में सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट जरा देख लेते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा जो दूसरा पॉइंट था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें भी सेम कंडीशन आएगी। वाटर को अगर हम फ्रीज करें तो 0 डिग्री पर दोनों वाटर फ्रीज हो जाएंगे। अभी हमने 1 मोल ग्लूकोज मिला दिया, 1 मोल यूरिया मिला दिया, तो इसके बाद भी अब इनको जब फ्रीज करोगे तो 0 डिग्री पर नहीं फ्रीज होंगे, 0 से भी ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा। मान लीजिए कुछ 5 डिग्री या 10 डिग्री जो भी है नीचे, 0 से नीचे, इस पर दोनों फ्रीज हो रहे हैं, तो दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन जो फ्रीजिंग पॉइंट में आएगा वो सेम आएगा। अगर ये 0 से ग्लूकोज वाला सॉल्यूशन अगर 0 से 5 डिग्री नीचे जाकर के फ्रीज हो रहा है तो यूरिया वाला भी सेम उसी पर उतने डिग्री नीचे जाकर के फ्रीज होगा। इसका मतलब इनके डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू भी सेम होगी। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पर जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका जो दिया जा रहा है, ये वाला तीसरी बात भी इनकी सेम होगी, वो भी इनके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल 1 मोल भी है 1 मोल भी है, तो यहाँ पर भी ये सेम आएगा। और हम लास्ट पॉइंट अगर हम देखें, फोर्थ पॉइंट हमारा जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इन दोनों का सेम आएगा। मतलब यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो दोनों का सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं इनकी ये 4 बातें, एक तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों की चारों बातें इसकी केस में सेम होंगी। अब इसमें लास्ट के हमारे 3 पॉइंट और हमने डिस्कस किए थे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में अगर हम देखें तो क्या दोनों में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम होगी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम देखें तो वो इनके नेचर पर डिपेंड करता है, इन दोनों के नेचर पे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिल्कुल भी अगर 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल यूरिया लेकर आप कहो कि दोनों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी सेम होगी, तो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग हो सकती है। दूसरा पॉइंट अगर इसमें हम देखें इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो नो डाउट अब इस ग्लूकोज और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। मतलब कि वाटर में आपने ग्लूकोज मिला दिया, अब इसको उबाल रहे हो, तो क्या अब भी
इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा नो डाउट 100 डिग्री से ज़्यादा होगा, कुछ मान लीजिए 105 है, तो क्या इसका भी वही 1 मोल यूरिया मिलाने पर भी क्या बॉइलिंग पॉइंट 105 जाएगा? नहीं जी, यहाँ नेचर पर डिपेंड करेगा। तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो नेचर पर डिपेंड करेगा। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अब सॉल्यूशन के अलग होंगे, लेकिन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट है वो सेम होगा। समझ में आ रहा है? इंक्रीमेंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों अलग हैं भाई। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 है, सॉल्यूशन का 100 से ज़्यादा होगा। इंक्रीमेंट देखना है, इसमें भी 100 है, उसका कुछ अलग होगा, वो इंक्रीमेंट देखना है। तो दोनों के इंक्रीमेंट सेम है, लेकिन इनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट अलग होंगे। तो इसका मतलब इनका क्या सेम नहीं होगा? पहला तो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा। दूसरा, अब इनको आप फ्रीज कर रहे हो, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं कि फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी हो रही, नहीं, केवल इसको फ्रीज करने के लिए हम फ्रीजर में रख दें। तो फ्रीजर में रखोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट जो इनका होगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट बिल्कुल भी दोनों का अलग अलग होगा। मतलब ग्लूकोज प्लस वाटर वाला सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अलग आएगा, 1 मोल यूरिया वाटर वाला सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अलग आएगा, तो ये भी अलग होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी देखी जाए, बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए, फ्रीजिंग पॉइंट देखा जाए, ये तीनों बातें बिल्कुल तीनों की अलग अलग होंगी, सेम नहीं होंगी, अलग अलग होंगी। तो यहां से हमने डिस्कस किया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। अगर आपको क्लियर होगा तो यहां पर पता चल गया होगा कि व्हाट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब सिंपल सा हो गया कि ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करती हैं और उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक, तो पहले सॉल्यूशन में हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या सेम होगा, क्या क्या सेम नहीं होगा। अब हम ये फर्स्ट ग्रुप वन हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है ग्रुप 2। क्या आप एनालाइज कर सकते हैं कि व्हाट अबाउट द ग्रुप 2? ग्रुप 2 में क्या क्या हो सकता है? ग्रुप 2 में चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सॉल्यूशन है। ग्रुप 2 में हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 3 है, सॉल्यूशन नंबर 4 है। सॉल्यूशन नंबर 3 में है क्या? 1 मोल एसिटिक एसिड वाटर में है। इसका मतलब यहां पर एसिटिक एसिड है, वाटर पहले इसमें फिल किया गया, कंटेनर है, इसमें वाटर है और इसके अंदर 1 मोल एसिटिक एसिड डाल दिया गया, CH3COOH। ये वाला सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 4 में क्या किया गया? सॉल्यूशन नंबर 4 में इन्होंने क्या किया भैया? 1 मोल NaCl मिला दिया। मतलब कंटेनर जो आपका है, कंटेनर सेम, मैं सेम कंटेनर के लिए यहां पर दिखा दे रहा हूं, कंटेनर सेम है, वाटर वही है, 1 लीटर वाटर है। अब इसमें मिलाया गया है 1 मोल NaCl, नमक मिलाया गया। घर सिंपल सा समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके घर में नमक है, 1 मोल नमक ले लिया आपने और थोड़ा सा 1 लीटर पानी ले लिया, यहाँ पर 1 लीटर वाटर में आपने इसमें मिला दिया और वहां पर आपने देखा कि 1 मोल यूरिया आपने मिला दिया दोनों में। अब जरा बताओ, इनमें उन्हीं सभी बातों को डिस्कस करना है। किन किन बातों को डिस्कस करना है? तो जरा देखो, वही बात, पहला पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये पढ़ के बताओ कि क्या दोनों का सेम होगा या नहीं। दूसरा हमें क्या पढ़ना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में क्या डिप्रेशन आ रहा है उसको हमें देखना है। तीसरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये चेक करना है। और चौथा पॉइंट हमें इसमें चेक करना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 बातें ये डिस्कस करनी है इनके में। इन चारों को डिस्कस करने के बाद फिर हमें उन 2-3 और अलग बातें हैं। कौन कौन सी तीनों बातें और हैं? एक उसमें थी कि बॉइलिंग पॉइंट इनका डिस्कस करना है, दूसरा इनका फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस करना है, फ्रीजिंग पॉइंट, और तीसरा इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें चेक करनी है। इन तीनों बातों को हमें डिस्कस करना है। तो जरा सोचिए, क्या जो पहले वाले सॉल्यूशन में हमने डिस्कशन किया था, एनालाइज किया था कि ऐसा होगा, क्या यहाँ पर भी ऐसा होने वाला है? बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। चलो चेक करते हैं क्यों। यहाँ पर आपने यूरिया मिलाया और इस जगह पर आपने NaCl लिया।
अब इसमें कंडीशन में देखेंगे कि यूरिया को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये आपका आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होता है कुछ इस तरीके से, CH3COOH को जब आप आयोनाइज करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो CH3COO- और यहाँ पर बनेगा H+। इसका मतलब अब यूरिया जो 1 मोल थी यूरिया, अब वो 1 मोल नहीं रह गई, बल्कि 1 मोल यहाँ पर एसीटेट आयन बन गए और 1 मोल ही H+ आयन बन गए। तो यहाँ एक्चुअल में आपको 2 मोल मिल रहे हैं। अब ध्यान से और देखना, अगर यहाँ यूरिया 100% आयोनाइज हो जाती, 100% का मतलब पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाती यूरिया, तब तो हमें 2 मोल यहाँ पर आयन मिल जाते। लेकिन ये ध्यान रखना, ये एक वीक एसिड है, ये एक वीक एसिड है, ये 100% आयोनाइज नहीं होगा। इसका मतलब हमें यहाँ 2 मोल वाटर से 2 मोल एसीटेट आयन और H+ आयन नहीं मिलने वाले हैं। मिलेंगे, एक से तो ज़्यादा होंगे लेकिन कुछ कम होगा। ठीक, यहां जरा देखो, NaCl एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ये सॉल्ट है। तो NaCl को जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये 100% डिवाइड हो जाएगा Na+ एंड Cl- में, टूट करके 2 आयन बना देगा, 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- बनेगा, अगर आपने यहां पर 1 मोल NaCl लिया है तो। इसका मतलब यहां टोटली आपको 2 मोल मिलने वाले हैं। 100% 2 मोल मिलेंगे, यहां पर 2 मोल से थोड़ा कम मिल रहे हैं क्योंकि पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं हो रहा है। तो अब क्या होगा, यहां पर अब इनके जो आयन नंबर ऑफ मोल बढ़ गए, तो नंबर ऑफ मोल बढ़ने से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंजेस देखने को आपको मिलेगा वो अलग आएगा, ये डिफरेंट होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी अलग होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर भी अलग होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल तो सेम आपने मिलाया था, लेकिन पार्टिकल की संख्या अलग हो जाने की वजह से अब क्या होगा, इनकी ये बातें अलग अलग आएंगी प्रैक्टिकली चेक करने पर। तो इन्हीं को हम कहते हैं इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और वो बातें अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये तो इनके नेचर पर डिपेंड करता है। दोनों NaCl और एसिटिक एसिड अलग अलग टाइप के हैं, इनका नेचर अलग है, तो नो डाउट वो तीनों तो अलग होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये सेकेंड वाले सॉल्यूशन ग्रुप की बात करिए। अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर हमारा जो थर्ड है, थर्ड ग्रुप में आकर देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ग्रुप नंबर 3 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने एक ही सॉल्यूशन बनाया है। ग्रुप नंबर 3 में एक सॉल्यूशन 5 जो हमारा बन रहा है उसमें क्या क्या दिया गया है, तो इसमें देखते हैं 1 मोल एसिटिक एसिड 1 लीटर बेंजीन में। थोड़ा सा कंपेयर करना, अभी भी जस्ट हमने पीछे डिस्कस किया था कि अभी हमने 1 मोल एसिटिक एसिड लिया था 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर वाटर में हमने मिलाया था। और अभी हम यहां पर कहने जा रहे हैं कि हमने 1 ही लीटर सॉल्यूशन जो बना रहे हैं, लेकिन अब सॉल्वेंट हमारा 1 लीटर का बेंजीन है। बेंजीन हम यहां ले रहे हैं, इसमें 1 मोल एसिटिक एसिड मिला रहे हो, इसमें भी वही सेम 1 मोल एसिटिक एसिड ही मिला रहे हो। अब देखो ये वाली सिचुएशन क्वेश्चन नंबर 5 में, थोड़ा सा हम क्वेश्चन वाले 5 का जो सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड है 1 लीटर बेंजीन में, इसका कंपेयर ऊपर वाले क्वेश्चन से कर रहे हैं। शायद वो थर्ड में था हमारा, हाँ, फोर्थ वाले ग्रुप, सेकंड ग्रुप का सॉल्यूशन नंबर थर्ड वाला सॉल्यूशन था, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। जरा देखना, इसमें भी यूरिया है, यहां पर भी यूरिया है, इस जगह वाटर है, यहां बेंजीन है। अब अलग हो गई, यहां बेंजीन है, तो क्या अब ये चारों बातें सेम होंगी या नहीं, इसको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है भैया, ये देखो क्या सेम होगा या नहीं होगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहला हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग, अच्छा नहीं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने डिस्कस किया था, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा वही फिर से दूसरा पॉइंट क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। और चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या ये अब चारों बातें इनकी सेम होंगी, नहीं होंगी, क्या होंगी, जरा डिस्कस करो।
यहाँ यूरिया है, ये भी यूरिया, दोनों सेम है, लेकिन ये वाटर है और ये आपका बेंजीन है, ये दोनों अलग अलग हैं। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक यूरिया का जो मॉलिक्यूल आएगा वो कुछ आयोनाइज होगा इस तरीके से, CH3COO- और H+ में आयोनाइज हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होगा। इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल पास में आएंगे और वो डाइमराइज कर जाएंगे, मतलब आपस में जुड़ जाएंगे। CH3COOH का आप ऐसे लिख दो इसे, CH3COOH का होल ट्वाइस यहाँ पर, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल ये सिंगल स्पीसीज जैसे हो जाएंगे, सिंगल 1 मोल बन जाएगा। 1 मोल आपका ये एक तरीके से 2 मोल से 1 मोल मिल जाएगा आपको। डाइमर इसको बोलते हैं, डाइमराइज कर गया, डाइमराइज हो गया। तो डाइमराइज का मतलब हो गया कि दो मॉलिक्यूल यूरिया के इस बेंजीन रिंग के अंदर आते ही, क्योंकि ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो यूरिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सॉरी एसिटिक एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए। तो अभी दो था, हमने मिलाया था, तो दो के बजाय हमें एक ही सॉल्यूशन में मिलेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या घट जा रही है। तो घटने की वजह से क्या होगा, अब ये की सारी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग आ जाएंगी। कोई भी इसमें से प्रॉपर्टी दोनों की मैच नहीं करेंगी, भले दोनों यहाँ पर एसिटिक एसिड हैं, दोनों भले ही एसिटिक एसिड हैं, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी जो होंगी वो चारों के चारों सबकी अलग होंगी। और नो डाउट जो अलग 3 प्रॉपर्टी हमने जो बोला था वो तो अलग होंगी ही होंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें डिस्कस करना है। आई थिंक मैं समझ रहा हूँ कि आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, कैसे हम निकालेंगे। अब अभी तो हमने इसको थ्योरेटिकली बेसिस पर डिस्कस किया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, और ये सेम होंगी या नहीं होंगी, और कितने तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। अब बात आएगी कि हमें इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, मतलब ये सारी बातें को अगर हमें कैलकुलेट किया जाए, रियल में देखा जाए कि कितना आया है, कितना ये चेंज हुआ या कितना आया इन सब की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करेंगे जहां पर आयनाइज हो रहा होगा या डाइमराइज हो रहा होगा। इस जगह पर एक कॉन्सेप्ट आता है वॉन हाफ फैक्टर। अच्छा, इन सब के सॉल्यूशन के प्रैक्टिकल वैल्यू निकालने के लिए राउल्ट्स का नियम आया। उन्होंने इसके लिए सारे फॉर्मूले दिए हैं। आपको पता होगा कि इन सब के फॉर्मूले क्या हैं, फॉर्मूले बिल्कुल याद रखिए। लेकिन जहां पर आपके आयोनाइज या डाइमराइज कंडीशन होगी उसमें 1/2 फैक्टर लग जाएगा। जहां पर आयोनाइज या डाइमराइज नहीं हो रही वहां 1/2 फैक्टर नहीं लगेगा। वो नॉर्मली आपका फॉर्मूला जो है उसी से आप अप्लाई करके निकालेंगे। हमारा यहाँ मेन टारगेट ये था कि आपको बताना थोड़ा सा कि इस अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन बना करके कि आप थोड़ा सा क्लियर हो जाओ कि एक्चुअल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये 4 बातें हैं, इन चारों को ही हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा। और अगले टॉपिक में हम और डिस्कस करेंगे कि जब ये आयोनाइज हो रहे होंगे तो 1/2 फैक्टर की वैल्यू कैसे करके हम प्रैक्टिकली उसका मीन्स एक तरीके से रियल वैल्यू कैसे निकालें और किसका क्या होता है। तो आशा है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और वहाँ पर और डिस्कस करते हैं।